फिजिक्स न्यूमेरिकल्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक्स अमंग MD-CAT एस्पिरेंट्स। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि MCAT टॉपर की क्या सोच है न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड। आई कवर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स। मैं बिल्कुल आपको कोई 20 या 25 ट्रिक्स नहीं देने वाला जिसके रिलेटेड पहले से ही बहुत सी वीडियोज़ हैं। मैं वो बेसिक बातें उनके ऊपर फोकस करूँ जो मुझे लगता है कि तमाम ट्रिक्स पता होने के बावजूद क्यों आंसर गलत आता है, उन पॉइंट्स पे फोकस करूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपने जहन में ये बात बसा लेनी है, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। ये एक मिथ है, लोगों ने ये बात फैला दी हुई है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नो, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट में रखता है, स्पेशली जब आप उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, पेपर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, नो इट इज नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बंदा एक्टिव हो इजीली सॉल्व हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। पंजाब कॉलेज ने मेरे टीचर्स के साथ मेरा जो इंटरव्यू अरेंज किया था उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल्स को टच किया था, लेकिन वहाँ पे मैं एक पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया था, तो वही मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा। वो पॉइंट क्या था, उसके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू UHS MD-CAT 2023। इसका पेपर है, इसके क्वेश्चन से मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि मेरा अपना पेपर है। तो आए, सबसे पहले मैंने देखा कि ये न्यूमेरिकल्स 3 लाइनों का है, और उसके बाद मैंने देखा कि इसमें ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो मैथमेटिकल नंबर्स हैं, यानी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं है, जिससे मुझे पता चल गया कि ये एक न्यूमेरिकल है। तो फिर मैंने इसे फ़ौरन छोड़ दिया। मैंने देखा कि आगे सारे छोटे छोटे हैं और ये थोड़ा बड़ा है, तो फिर मैंने इसको छोड़ा और मैंने ये सोचा कि मैं एंड पे से करूँगा, क्योंकि स्वीट डिश को आपको पता है खाने के एंड पे ही खाते हैं। फिजिक्स के सारे MCQs करने के बाद मैं यहाँ आया और मैंने स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया। 8 kg, जैसे ही मैंने पढ़ा 8 kg है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मैथ इक्वल्स टू 8 kg। अब जैसे ही मैं आगे गया तो मैंने देखा 3 मीटर पर सेकंड, तो मुझे पता चल गया ये स्पीड या वेलोसिटी दी गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया तो मैंने देखा कि 12 सेंटीमीटर पर लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्टेटमेंट को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर दिया गया उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर, जिससे मर्जी रिप्रेजेंट कर ले, मैं तो ऐसे एक्स से कर रहा हूँ और मैंने वहाँ भी ऐसे किया था। ये करने का मकसद क्या था कि जब आपने ये डाटा इस तरह सिंबल्स में लिख लेना ना, तो फिर डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगना है। अब फार्मूला लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर आपको फार्मूला आते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो फोर्स फाइंड करनी है, और यहाँ पे तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिल रहा जिससे फोर्स मतलब फाइंड हो जाती हो डायरेक्टली। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पर कंप्रेसिस में जो डिस्टेंस दिया गया है उससे फिर हम वर्क फाइंड, शायद ऐसा हो कि कुछ वर्क के ज़रिए हम वर्क का जो FD फार्मूला होता है उसके ज़रिए फाइंड करना हो। ये तो फिर आपको फार्मूले आते होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने मज़ीद देखा कि यहाँ पर मैथ्स और वेलोसिटी दी गई है, तो मैथ्स और वेलोसिटी से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी थी जो इस बॉक्स की, उसको इसने जीरो में चेंज किया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट उसने वर्क किया, वो मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता था, शायद आप लोग समझे हो, मैंने कोई स्टेप मिस नहीं किया। ओके, तो इस बॉक्स की काइनेटिक एनर्जी 36 जूल थी जिसको उसने जीरो में चेंज किया, तो इसका मतलब उसने इतना वर्क किया। तो अब हम वर्क का फार्मूला लगाएंगे जो कि FD है, हमारे पास वर्क भी है जो कि ये है, और हमारे पास D भी है जो कि ये है, तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको इधर लाएं, आ गया। हाँ, एब्सोल्युटली नो, ये क्या है, ये तो सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बहुत कॉमन मिस्टेक, मैं इसको वीडियो में हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको मीटर में इस तरह चेंज करूँगा, इसको इस तरह भी किया जा सकता था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। देखें, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता इस तरह, तो अब 0.12 से 36 करने के लिए आपको फिर से वही करना पड़ना था जो ये है। इससे अच्छा आप पहले ही उसको उस तरह कर लें। और मैं एक और वजह बताता हूँ कि मैंने क्यों ऐसे किया। आंसर 300 आ गया और यही इसका आंसर था, जबकि मेरे दोस्त का आंसर 30 आया था। अब उसका आंसर 30 कैसे आ सकता है, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये कि उसने इस तरह लिखा होगा, और इस तरह लिखने में जब उसने अपने जहन में ही किया होगा उसका आंसर 30 आ गया होगा और उसने 30 लगा दिया होगा। या फिर एक वजह ये हो सकती है कि उसने पीछे से कोई स्टेप, ईजी सा स्टेप उसने अपने जहन में किया होगा और जहन में करने में उसने गलती कर दी होगी। यानी स्टेप मिस करने की वजह से, स्टेप मिस करने का मतलब है वो अपने दिमाग में करने की वजह से गलती का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन भी उन्होंने किस तरह के दिए हुए हैं। अब 30 आंसर आ जाएगा आपका, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका आंसर गलत है, तो आप फ़ौरन लगा देंगे 30। लिहाजा इन चीज़ों से बचें। अकेडमीज़ के टेस्ट में तो ऐसा हो सकता है कि बहुत से न्यूमेरिकल्स आएँ और आपके पास टाइम कम हो, लेकिन MCAT में मैक्सिमम भी न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो वो 15 न्यूमेरिकल्स होते हैं, 56 में से 15 न्यूमेरिकल्स वो ईजिली कवर हो जाते हैं। इस न्यूमेरिकल के ज़रिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कन्वे करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों ने उसको पिक किया होगा, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन्हें मैं अपने टीचर्स के साथ जो इंटरव्यू मैंने दिया था उसमें कवर कर चुका हूँ, तो उसका क्लिप भी मैं अब आगे लगाऊंगा इस वीडियो में, और उसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की हैं, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, वो आप देखें, आपको आइडिया होगा, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल होगा।
और उसके बाद मैंने आपको बताना था कि नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा है कि मैं फेडरल बायोलॉजी पे बनाऊंगा। अगर आपके ज़हन में कोई और टॉपिक है जो आपको लगता हो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट पहले उस पर वीडियो बना दूंगा। कि आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ जो अप्रोच थी वो किस तरह से थी? दिमाग में ना करें, कब अपने जो रफ करते हैं ना वो लिख के करें, फिर मिस्टेक का चांस बहुत कम रह जाता है। और इसके लिए एक और ट्रिक्स ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो न्यूमेरिकल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, उन्हें बच्चे याद कर लें। जैसे 19th चैप्टर की मैं आपको मिसाल दूंगा, उसमें h की वैल्यू है, h ओवर e की वैल्यू भी याद करनी है, h ओवर c की वैल्यू भी याद कर ले बच्चे, h c की वैल्यू भी याद करनी है। मैं मतलब उसको h को c से डिवाइड करूँ, h को c से मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू होती है, इस तरह शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। और पाई की वैल्यू तो बच्चों को याद होती है, लेकिन पाई स्क्वायर जब आ जाते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। पाई स्क्वायर देखें 10 के बहुत करीब बन जाता है। अब इससे मुझे एक और बात याद आ रही है, राउंड ऑफ करना। चीजें जो जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है ना, बच्चे उनके अंदर मतलब फंस जाते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने उसको ना एक चीज मल्टीप्लाई है, एक चीज को बढ़ा कर दें और वो राउंड ऑफ कर दें, और एक चीज को थोड़ा छोटा कर दें, आंसर वही आ जाएगा जो पहले आना था। मेरा ख्याल है बच्चों को मेरी इस बात की समझ आएगी। और इस तरह फिर जो होती है ना कैलकुलेशन करना, वो काफी आसान हो जाता है और न्यूमेरिकल इस तरह कवर हो जाता है। आपसे मेरा दूसरा सवाल, सब ट्रिक्स के बावजूद आपको एक काम करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को एक स्वीट डिश बनाने के लिए, और वो काम है प्रैक्टिस। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी, ये तो जाहिर सी बात है। अब प्रैक्टिस के लिए बहुत सी एकेडमीज़ ने बहुत से एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको जो एक चीज़ रेकमेंड करने लगा उसमें एक प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है कि आपको ट्रिकी न्यूमेरिकल्स के साथ खुद ही बता दिया जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में ये चीज़ ट्रिकी थी, और नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपने उसके साथ किस तरीके से डील करना। दिस इज़ द न्यू फीचर ऑफ शार्कम ऐप। विद इन अ फ्यू डेज, मे बी टुमारो, शार्कम का न्यू वर्जन आ रहा है जिसमें ये फीचर भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो अगर आप इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं, गो डाउनलोड शार्कम ऐप। आप प्रीमियम सेशन के लिए मेरी एक्टिवेशन की को यूज़ कर सकते हैं। और अब मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए वाकई फ्रूटफुल होगी। मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये आपके भी काम आए। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।